अस्सलाम वालेकुम। अब आगे की कहानी सुनिए। आज़म, तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? उसने एसएमएस किया था। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। बैरूत में मेरी अपनी टूरिस्ट एजेंसी है। इसके अलावा अपना एक होटल खोलने का इरादा रखता हूँ। अक्सर घूमता फिरता रहता हूँ। किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है। गाने सुनता हूँ और आजकल टॉक विद सजल आई लव यू टू। उसके आखिरी शब्द को उसने बिल्कुल हज़्म करने के साथ साथ नज़रअंदाज करने की कोशिश की थी। सुबह ही मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मसलन क्या जानना चाहते हो? तुम्हारी हॉबीज़, तुम्हारे बारे में सब कुछ। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें बताया है तो फिर तुम क्या जानना चाहते हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद स्क्रीन पर उसका नाम जगमगाया। सुबह। यस। तुम बैरूत देखना चाहती हो? हाँ, उसने साफ़गोई से लिखा था। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम बैरूत आ जाओ। अच्छा, मुझे बैरूत की मशहूर चीज़ों के बारे में बताओ। बहुत खूबसूरत है मेरा बैरूत। इसके म्यूज़ियम, इसके खाने, इसकी मस्जिदें, इसके पार्क, होटल, सब के सब बहुत बेहतरीन हैं। मुझे इन सब से मोहब्बत है। ख़ास तौर पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत मेरी जान है। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, फिर बात करूँगी। उसने टाइप किया था और कुछ देर बाद उसका जवाब आया था। कितने खुशकिस्मत होते हैं ना वह लोग जो अपनी मर्ज़ी से सो सकते हैं, जाग सकते हैं, हंस सकते हैं, बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी नींदें गिरवी हैं, जो अपनी मर्ज़ी से हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं फिर बात करूँगा। ओके। उसने बीप ऑफ कर दिया, लेकिन काफ़ी देर तक उसका एसएमएस उसकी नज़रों के सामने घूमता रहा था। रहमत जान ने सुबह के लिए मोहसिन का हाथ मांगकर सबको हैरान कर दिया था, और इस खबर को सुनते ही एक लम्हे के लिए सुबह का चेहरा तारीक हो गया था। यह रिश्ता एहतिशाम को भी पसंद नहीं आया था। वह तो सुबह के माँ बाप कितने ही लिबरल क्यों नहीं थे, लेकिन सुबह का रिश्ता तय करते वक्त उन्होंने एक दफ़ा भी सुबह से नहीं पूछा था। जबकि सिदरा उसको कह कह कर थक गई थी कि अक्ल से काम लो सुबह। क्या अक्ल से काम लूँ? मुझसे कोई पूछेगा तो कहूँगी, और वैसे भी आज़म के पास क्या है? कुछ भी नहीं। मोहसिन परफेक्ट है। तुम्हारी नज़र में कौन परफेक्ट है ये बताओ, सिदरा बोली। सिदरा, कोई नहीं मानेगा, पापा की खालाजाद बहन है रहमत जान। अगर वह झूठ भी बोलेंगी तो उनको सच लगेगा। और रात को कितने ही एसएमएस आ चुके थे। वह उसके बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन चारों ने चार उसका दिल कड़ा करके उससे बात करने की शुरुआत की। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उसने एसएमएस पढ़कर उससे लिखा था। तुम और मोहसिन रहमत अम्मा को छोड़ो, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले पागल हो गए हैं? तुम सब जानते हो मोहसिन साइकी केस है। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था टाइप करते हुए। मैं जानती हूँ उसकी मंगनी क्यों टूटी है। और रही बात साइको की, तो तुम तो उसके सौतेले भाई हो, तो कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा? क्या हो गया है तुम्हें आज़म? क्यों टॉर्चर कर रहे हो मुझे? उसने जैसे दुहाई दी थी। मैं टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तुम बताओ, इस रिश्ते से इनकार कर दो। किस वजह से? कोई वजह भी तो हो। मैं हूँ वह वजह। क्या कम है? मैं शादी करूँगा तुमसे। मिस्टर आज़म खालिक साहब, आप बहुत डिप्रेशन में हैं, उसने अपने आप अंदाज में लिखा था। तुम मेरी बात को सीरियस नहीं ले रही हो। सुबह ही तुम्हारी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी। प्लीज़ सोचो। आज़म, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी दोस्ती की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी ऐसे घर वालों के लिए किए गए फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगी, समझे तुम? चाहे वह गलत फ़ैसला भी करेंगे फिर भी। ओके फाइन, थैंक्स। बात सुनो आज़म। फिर उसने कितने ही मैसेज भेजे, लेकिन उसने जैसे खामोशी इख्तियार कर ली थी, और आखिर थक हार कर उसने भी उसके सेल फ़ोन पर कॉल की। काफ़ी देर बेल बजाती रही, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया गया था। ठीक आधे घंटे बाद उसकी कॉल कर रहा था। कहो सुबुही। सुबुही का नंबर उसके पास नहीं था। सुबुही हैरान हुई थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आज़म? तुम ऐसा क्यों कर रही हो सुबुही? वह भारी आवाज़ में बोला था। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है आज़म? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसी बातें न करो सुबुही कि मैं कहीं किसी गलत फहमी में न आ जाऊं। कहीं मुझे ऐसा न लगने लगे कि तुम भी मोहब्बत करने लगी हो मुझसे। कहीं मैं ख़ुद को हवाओं में उड़ता महसूस न करने लगूं। कहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम वक्ती तौर पर मेरी बातें सुन लोगी, लेकिन मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होगी। मुझे मोहब्बत के रास्ते पर ले जाकर ख़ुद किसी और रास्ते को चुन लोगी। मेरा ख़्याल है अब मुझे ख़ुद को यकीन दिलाना होगा कि तुम कोई भी नहीं हो मेरी। सुबह ही यहाँ सब लोग निकाह के लिए आ रहे हैं, और मैं उल्लू का पट्ठा बना
खुद साख्ता ख्वाबों के महलों को ज़मीन दोज़ होता देखकर मर रहा हूँ। मुझे मर ना जाना चाहिए। आज आज़म खालिक को मर जाना चाहिए। पहली नज़र का इश्क थी तुम मेरा, लेकिन अब इस इश्क की आग में मेरे दिल के अंदर आग भड़का दी है। तुम क्या कर रहे हो आज़म? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं कह रहा हूँ अब मुझे तंग मत करना, मेरे रास्ते खोटे ना करो। मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं समझता था सौतेले रिश्ते ही सारी ज़िंदगी मेरी जड़ें काटते रहे हैं, मुझे खोखला करते रहे हैं, लेकिन मेरी सौतेली मोहब्बत ने तो मेरी ज़िंदगी ही छीन ली। वह बोझिल आवाज़ में दहाड़ रहा था। उसको अरबी ज़बान में जाने क्या कह रहा था। हिकारत, नफ़रत सब कुछ उसके लहजे में थी। वह फ़ोन बंद कर चुका था। वह उसकी ज़िंदगी में एक बाहर के झोंके की तरह आया था और ख़ज़ा की तरह मौसम की तरह जा चुका था। सुबुही, तुम्हारे डैड कभी नहीं मानेंगे। एक नंबर का लोफर है वह। रहमत जान और उसके बच्चों का जीना हराम किया हुआ है उसने। अलग अपार्टमेंट में औरतों के साथ रहता है। काफ़ी दिन घर नहीं घुसता। भाईजान ने बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है उसको। तुम चाहती हो हम आंखों देखी मक्खी निगल लें? कभी नहीं। सुबुही, तुम्हारे पापा हाँ कर चुके हैं। कुछ दिनों तक तुम्हारी और तारिक की शादी तय पा रही है। जब रिश्ते की बात चल रही थी तो मुंह में कंकरियां डालकर बैठी थी। तुम्हारे डैड कभी भी आज़म के लिए नहीं मानेंगे। मम्मा, उसने आंसुओं भरी नज़रों से उनको देखा, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। एहतिशाम ने तारिक भाई और पापा से बात की थी, लेकिन दोनों ने उसको बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। उन दोनों में से कोई भी आज़म को पसंद नहीं करता था। वह जिसके लिए सबकी बातें सुन रही थी, वह लिस्ट से ही गायब हो चुका था और वह दिन आ पहुंचा था जब उसके मोहसिन के नाम किया जा रहा था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। आज़म दूर था, करीब था, पता नहीं कहाँ था। उसने एहतिशाम से पूछा था कि उसने बताया कि लेबनान से बाहर गया हुआ है। उसने एहतिशाम से कहा था कि वह फ़ोन करे। काफ़ी ट्राई कर रही है, लेकिन उसका नंबर नहीं उठा रहा है। लो कर लो बात। कॉल मिलते ही एहतिशाम उसको फ़ोन देकर चला गया। आज उसकी शादी का दिन था। वह सारा दिन रोती रही थी। आज़म, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह रोते हुए बोली थी। क्योंकि सुबह मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकता। तुम एक खाई में गिरने वाली हो और मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं तुम्हें गिरते हुए भी नहीं देख सकता। तुम नहीं आए ना? नहीं, मैं तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखने वालों में से नहीं हूँ। मैं खुश नहीं हूँ आज़म, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। वह टूटे हुए लहजे में बोली थी। क्यों खुश नहीं हो? मोहसिन अच्छा है, तुम सबको पसंद है, छिछोरा नहीं है मेरी तरह, लड़कियों को देखकर पागल नहीं हो जाता। मिस सुबुही, मैं तो तुम्हारे लिए दुआ भी नहीं कर सकता। जी चाहता है खुदकुशी कर लूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ तुमने तो कभी भी मुझसे मोहब्बत के दावे नहीं किए। तुम तो मेरी बातें सुनकर हमेशा मुझे नज़रअंदाज करती रही हो। मैं तो उस राह का अकेला मुसाफिर था। फिर क्यों खुदकुशी करूँ? सुबुही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें शादी मुबारक हो। उसने फ़ोन बंद कर दिया था और वह धुंधलाई हुई आंखों से सामने देख रही थी। मोहसिन आज़िम का कहे से भी ज़्यादा बुरा निकला था। शादी की पहली रात ही वह घर आया था। अगली शाम जब वह नशे के धुत में घर आया तो उसने आते ही रहमत जान पर बरसना शुरू कर दिया था। रहमत जान ने उसको फ़ोन किया था और फ़ोन उसकी गर्लफ्रेंड ने उठाया था। रहमत जान ने उनको बुरा भला कहा था। उसने बात बढ़ा चढ़ाकर मोहसिन को बता दी थी। लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ वह बेडरूम में आया और आते के साथ ही उसने गलत बातें और हरकतें शुरू कर दी। वह सुनती रही। खाना सुन इतना सुनने के बावजूद भी वह बहरी नहीं हुई थी। वह फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड को एसएमएस उसको दिखाता रहा था। फिर भी उसकी आंखें बरसात से महरूम नहीं हुई थीं। वह हर रोज़ यूं ही करता था। उसके पास सुबुही को दिखाने और सुनाने के लिए हर रोज़ नई खबरें होती थीं। और एक रात वह नशे में मदहोश होकर घर आया था। वह मस्ती से झूम रहा था। सुबुही, पता है मैं बाप बनने वाला हूँ। कैथी माँ बनने वाली है और मैं कितना खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। वह झूम रहा था, गा रहा था, जबकि सुबुही अपनी किस्मत पर हैरान थी। वह क्या से क्या हो गई थी। रहमत जान बहुत नेक औरत थी। पूरा घर जियो और जीनो दो की पॉलिसी पर चलता था। अंकल खालिक अपने कारोबार की वजह से घर पर नहीं नज़र आते थे। रहमत जान ही पूरे घर को चलाती थी।
सुबह ही शाम को तैयार रहना, हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। शादी को 6 महीने होने को आए थे जब एक दिन मोहसिन ने ड्राइंग टेबल पर उससे कहा था, जबकि रहमत जान अजीब नज़रों से उसे घूर रही थी। मोहसिन के उठते ही उसके पीछे चल दी थी। मोहसिन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। रहमत जान की आवाज़ कमरे से बाहर आ रही थी। वह मोहसिन पर चिल्ला रही थी, जबकि वह भी बराबर जवाब दे रहा था। आखिरी हरकत जो उसने रहमत जान के साथ की थी, उसको देखकर सुबुही अपनी जगह खामोश रह गई थी। उसने रहमत जान को गुस्से में आकर बेड पर धक्का दिया था और खुद भगता जगता चला गया था। रहमत जान खुद को संभालती हुई कमरे से बाहर निकली थी। वहाँ घुटन बढ़ गई थी। मोहसिन को सुबुही को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था और यकीनन उसको परेशान करने का उसने कोई नया मंसूबा बनाया हुआ था। वह अब और वहाँ नहीं रहना चाहती थी। वह जल्द से जल्द हिंदुस्तान फ़ोन करके मामा पापा को मोहसिन के बारे में सब सच सच बताना चाहती थी। उसको दोपहर को ही मौका मिल गया था। रहमत जान सो रही थी। वह दबे पांव ड्राइंग रूम में आई थी और लैंडलाइन पर बेल जा रही थी, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। 15 मिनट लगातार बेल जाने के बाद सूफिया ने फ़ोन उठाया था। सलाम दुआ के बाद उसने उसको कहा, मम्मा से बात करने को कहा। सब लोग तो शादी पर गए हैं बाजी, घर पर कोई नहीं है। आप कैसी हैं बाजी, खुश तो हैं? सूफिया बोल रही थी, लेकिन उसने फ़ोन बंद कर दिया था। शाम को मोहसिन घर वापस जल्दी आ गया था। वह उसको तैयार रहने को पहले ही कह चुका था। उसने एक बैग में अपने 2-3 जोड़े डाले थे जब अचानक रहमत जान उन दोनों के सामने आ खड़ी हुई थी। वह उसको अरबी में कुछ कह रही थी, जबकि वह बहुत बदतमीज़ी से बोल रहा था। फिर उसने सुबुही को कार में बैठने को कहा और ख़ुद रहमत जान से बात कर रहा था। ठीक 15 मिनट के बाद वह गुस्से से खौलता हुआ कार में आ बैठा। ड्राइविंग करने के बाद वह मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर अरबी ज़बान में गालियाँ भी दे रहा था। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद उसने कार एक होटल के सामने रोकी थी। अंदर दाखिल होते ही एक शख्स उसको मिलने आ गया था। वह दोनों एक रूम में गए थे। वहाँ पहले से 2 लोग मौजूद थे। वह उसको रुकने का कहकर खुद जा रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो मोहसिन? उसने खौफज़दा लहजे में पूछा। तुम्हें इनके पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम 2 दिन रहोगी इनके साथ। नागासाकी और हिरोशिमा पर जिस तरह बमबारी हुई थी, वैसे ही बमबारी सुबुही के दिमाग में हुई थी। वह इस हद तक गलीज़ होगा, वह सोच भी नहीं सकती थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते मोहसिन। अगर तुम ऐसा करोगे तो याद रखना, हिंदुस्तान में तुम्हारी बहन भी मौजूद है। सुबुही ज़ोर से चिल्लाई थी। जानता हूँ, लेकिन तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मेरा बिज़नेस डूब रहा है। सुबुही, मेरी बात मान लो प्लीज़। यही वह लोग हैं जो मुझे बचा सकते हैं। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए। तुम इतने बेगैरत हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। सच कहा था आज़म ने। आज़म तुम्हारा आशिक, उसी का पढ़ाया हुआ यह सबक है। वही सांप है जो हमारी आस्तीनों में बैठकर वार करता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तलाक लेकर हिंदुस्तान जाओगी। वह गुर्राया था। दे दो, तुम जैसे इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहती। वह बेखौफ लहजे में बोली थी। तुझे करना होगा वही सब जो मैं कह रहा हूँ। देखता हूँ तो कैसे नहीं मानती। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा था। भारी मर्दाना हाथ का निशान उसके गाल पर छाप छोड़ गया था। लानत हो तुम पर। सुबुही ने पूरी ताकत से उसको धक्का दिया था और वह बाहर दरवाजे की तरफ लपकी थी। मोहसिन पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहा था और वह किसी तरह उसको पकड़ने में कामयाब भी हो गया था। छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। वह अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह उसको घसीटता हुआ ले जा रहा था। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। बाजू छोड़ो मेरा जंगली इंसान। वह एक बार फिर चिल्लाई थी। 3-4 लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। वह अरबी ज़बान में मोहसिन से कुछ पूछ रहे थे। वह सफाइयाँ दे रहा था, जबकि सुबुही का गाल सूजा हुआ था। बिखरा हुलिया उनको पूछने पर मजबूर कर रहा था। वह उसकी तरफ देखने लगा। चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, जाओ, तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। यह कहकर वह बकता झकता चला गया और वह होटल से बाहर आ रही थी। भीड़ में जहाँ से वह गुजरती लोग उसको रास्ता दे देते थे। कहाँ जाए, किसको मदद के लिए पुकारे? अजनबी शहर, कोई अपना नहीं था। वह गम में अधमुही सी
होटल की सीढ़ियों पर आ बैठी थी। उसका गाल सूजा हुआ था, आंखों से पानी बह रहा था। वह अंधे कुएं में तो बहुत पहले जा गिरी थी, अब तो निकलने का रास्ता तलाश करना था। तभी कार की लाइट उस पर पड़ी। वह साकित सी हो गई थी। उसने सर उठाकर नहीं देखा था। अब सर उठाने के लिए कुछ बचा नहीं था। वह कार से निकलकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था। सुबुही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा था। और वह जो अपनी आधी जान सी थी, जान पहचान की आवाज़ सुनते ही बेहोश हो गई थी। उसको आज़म के अपार्टमेंट में रहते 6 माह हो गए थे। इस दौरान घर वालों से राब्ता करने की कोशिश करती रही, मगर वहाँ कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। मोहसिन ने आज़म पर सुबुही को अगवा का मुकदमा कर दिया था। मजबूरन आज़म को सुबुही से निकाह करना पड़ा था। वह जानता था सुबुही ने मारे बांधे इस रिश्ते को कबूल किया है। मोहसिन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसको उन तक आने में टाइम लगता। और फिर दूसरी यह बात कि बिलाल उसका बाजू पकड़कर उसको समझा रहा था। सुबुही काँप रही थी, जबकि आज़म ने उसको अपने और करीब कर लिया था। मोहसिन को चिढ़ाने के लिए उसने उस भीड़ में सुबुही के इर्द अपना बाजू हायल कर लिया था। वह उसके बिखरे बाल संवार रहा था। उसी वक्त आज़म का मोबाइल बजा। उसने फ़ोन कान से लगाया था। जी डैड, मैं यहाँ काम से आया हूँ। वह शरारती अंदाज में सुबुही को देख रहा था। जी, सुबुही मेरे साथ है। आपकी बाकी औलादें भी मौजूद हैं, बस आपकी बेगम की कमी है। उनको लेकर आप यहाँ आ जाए, मज़ा आ जाएगा। वह हंसकर कह रहा था। सेमी, वह बयान देगा। गुड, चले, शुक्र आपको यकीन हो आया। चले फिर बात होगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। क्या करूं? क्या कह रहे थे अंकल? होटल अल बैरूत में डैड को 2 ऐसे गवाह मिले हैं जो यह गवाही देंगे कि मोहसिन ने तुम्हें उनके सामने तलाक दी है। उनके बयानात कल जमा होंगे। और दूसरी खबर बहुत मज़ेदार है। वह हंसा था। कौन सी खबर? तुम्हारे पापा ने तुम्हें अपने आप से अलग कर दिया है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। तुमने अपनी शादी से पहले मुझसे शादी करने को कहा था अपनी मम्मा को? वह पूछ रहा था। उसने हाँ में सर हिलाया था, जैसे जैसे अपने गुनाहों को मांग रही हो। बस फिर उन्हें तुम्हें आँख करने में बनता ही है। लेकिन इस बात को सुनकर मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। वह उसको गहरी बोलती नज़रों से देख रहा था। परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी। अब क्या होगा आज़म? पूरे हाल में खामोशी छा गई थी। सिर्फ सुरों की आवाज़ें आ रही थी। सब लोग हैरान होकर सुन रहे थे। वह भी खोया हुआ था। कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। डैड को सब पता है। यह रहमत जान की ख्वाहिश थी। अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। मोहसिन बहुत ख़तरनाक है आज़म। वह कुछ नहीं कर सकता। अगर कर सकता तो कब का कर चुका होता। इतने सबूत हैं उसके ख़िलाफ़ कि उम्र कैद तो मिल ही जाएगी उसे। उसने आहिस्तगी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर दिलासा दिया था। आज़म, क्या मेरे घर वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे? वह फांस थी जो अभी तक उसके हलक में अटकी हुई थी। क्यों नहीं अपनाएंगे? हम अगले माह डैड के साथ हिंदुस्तान चलेंगे। अंकल चलेंगे ना? उसने ताहीद चाही। बिल्कुल डैड तो मेरा रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन रहमत जान को मोहसिन की बहुत फिक्र थी। उन्होंने और ज़ैनब ने वह फुर्तियाँ दिखाई कि डैड को भी हैरान कर दिया था। वैसे तुमने कुछ ख़ास सुधार नहीं था? वह शरारत से बोला। सुधार तो मैं तुम्हें भी नहीं सकी हूँ, उसने जवाब दिया। खैर, यह तो ना कहो इतना सुधर गया हूँ। लोफरपन ख़त्म हो गया है। बगैर बताए घूमता फिरता नहीं हूँ। अच्छे शौहरों की तरह जल्दी घर आ जाता हूँ। बीवी को फुल टाइम देता हूँ। कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। यानी जो कुछ घंटे में सुकून गुजारना चाहोगी तुम, वहाँ भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। तुम्हें अब पता चलेगा आज़म अब्दुल खालिस तुम्हें कितना चाहता है। पहली ही नज़र में दीवाना हुआ हूँ। और जानते हो उस वक्त मैंने तुम्हारे बारे में क्या राय कायम की? सुबुही ने मुस्कुरा कर कहा। आज़म ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। जानता हूँ। फिर वो मुस्कुराया। क्या? उसने शौक मुस्कुराहट होठों पर सजा ली थी। छिछोरा लोफर, यही कहा होगा तुमने। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बताते थे। फिर भी तुम बात नहीं आते थे। क्यों? वह इसलिए डियर कि इस तरह पहले किसी को अपनी नज़रों के हिसाब में मुझे बांधा ही नहीं था। वह उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर बोला और वह मुस्कुरा दी। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी फूलों जैसी बेटी आपके हवाले किया था रहमत जान, कि उसका यह हाल किया जाए?
ऊपर से वहाँ बैठकर आप हमें क्या क्या कहानियाँ सुनाती रही हैं। पापा की गरजदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी, जबकि सुबोही का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वह और आज़म कल ही हिंदुस्तान पहुँचे थे, लेकिन आज़म उसको होटल में ले आया था। रात को डैड ने उसको इधर आने को कहा था, और जब वह यहाँ पहुँचे थे तो रहमत जान को देखकर वह हैरान हुई थी। रहमत जान किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी हुई थी। रहमत जान को तंग करने के लिए आज़म ने उसकी आस्तीन ऊपर करके दिखाई और बोला, ज़रा पूछे, यह इनके नॉर्मल बेटे की करतूत है, जिसका चर्चा रहमत मम्मा पूरे जहान में करती थी। उसके बाजू पर निशान देखकर तारिक भाई और पापा भड़क उठे थे। तारिक भाई तो गुस्से में ज़ैनब को छोड़ने को कह रहे थे। रहमत, बताओ, मुझे मेरी बेटी बनाकर ले गए थे ना तुम मेरी बच्ची को, इसलिए कि तुम्हारा वह जहनी बीमार बेटा इसको यह हाल करे। अगर मेरा तारिक तुम्हारी ज़ैनब के साथ यही सब कुछ करता तो फिर क्या करती तुम? यूं ही खामोश बैठी रहती? मैं शर्मिंदा हूँ बिल्किस भाभी। तुम्हारी शर्मिंदगी से क्या होगा? तुमने जानबूझकर छुपाए हैं अपने बेटे के कारनामे हमसे। अगर आज़म ना होता तो आपका बेटा तो सुबह को कब्र में उतार कर दम लेता। ऐसा गलत और पागल बेटा है। उसके कारनामे तो बैरूत में बैठे आपके सारे रिश्तेदारों ने सुनाए हैं। सुबुही, तुम आराम करो। मम्मा को सुबुही की बुरी हालत देखकर ख्याल आया। सुबुही अंदर चली गई थी, जबकि तारिक ने साफ कह दिया था रहमत जान के साथ उसकी बेटी को भी रुखसत कर दिया जाए। वह किसी सूरत भी ज़ैनब को अपने घर में नहीं रखेगा। फिर डैड के समझाने बुझाने पर वह खामोश तो हो गया था, लेकिन उसके तेवर देखकर फ़िलहाल ज़ैनब ने कुछ अरसा बैरूत चले जाने में ही बेहतरी समझी थी। रहमत जान और अब्दुल खालिक वापस बैरूत जा चुके थे। आज़म जिसके लिए हिंदुस्तान आया था उसके पास उसके लिए टाइम ही नहीं था। कभी पता चला वह सो रही होती है, तो कभी मम्मा के साथ मार्केट गई है, तो कभी ड्राइंग रूम में महफिल जमा कर बैठ जाती थी। वह लाख उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करता, लेकिन वह अनजान बन जाती या फिर कतरा कर निकल जाती। अभी भी ऐसा ही हुआ था। बकरीद का चाँद नज़र आ गया था। सब लोग बाहर शोर मचा रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, और वह टेरेस पर चक्कर लगा रहा था, अपने चाँद को देखने के लिए तरस रहा था। बाकी सब लोग ड्राइंग रूम में जमा थे। ज़ैनब वापस आ चुकी थी। वह तारिक के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसी बात ने तारिक के पैरों पर जंजीरें डाल दी थी। वह उखड़ा उखड़ा था, जबकि दूसरी तरफ आज़म गुस्से में बल खा रहा था। ज़रा भी परवाह नहीं मेरी, जो तीसरी बार हिंदुस्तान आया हूँ, देख लेती उसी की वजह से आया हूँ, वरना यहाँ मेरा कौन है इसके सिवा। लेकिन नहीं जे, वह क्यों देखेंगी, भाड़ में जाए शौहर। वह चक्कर लगा लगा कर बोल बोल कर कुर्सी पर बैठ गया। तभी वह कॉफ़ी का मग हाथ में लिए ऊपर आ गई थी। अरे आज़म, तुम इधर बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। क्यों ढूंढती फिर रही हो? बड़ी जल्दी ख्याल आया तुम्हें मेरा? 1 घंटे से यहाँ सड़ रहा हूँ। सब चाँद देख चुकी हूँ और मेरा चाँद कहीं नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। अब तो आ गया ना? वह शरारत से बोली। इतनी दूर से? चाँद दूर से ही देखा जाता है जनाब। नहीं, मुझे तो चाँद हमेशा छूने की तमन्ना रही है। वह उसके करीब आकर गंभीर लहजे में बोला था। तभी पीछे से एहतशाम की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया था। वह असल में हम मूवी देखने जा रहे हैं, तुम चलोगे ना? नहीं, उसने गुस्से में कहा। चलो ठीक है, फिर तुम यह कॉफ़ी पियो, हम मूवी देखकर आते हैं, फिर बात करते हैं। वह शरारत से कहकर आगे बढ़ी थी। क्या मतलब फिर आकर बात करती हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? वह उसके सामने आकर बोला था। मूवी देखने जा रहे हैं ना। खबरदार, तुम नहीं जा सकती, समझी? वह धौंस भरे लहजे में बोला था। लेकिन मैंने कहा नहीं, वह गुस्से में बोला था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वह उसके गुस्से से मुतासिर हुए बगैर बोली थी। बोल सकता हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा, वह रौब जमा कर बोला था। तो फिर बोलते रहो, मैं जा रही हूँ। वह गुस्से में बोली थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी थी, क्योंकि सिर्फ 2 कदम के फासले पर वह खड़ा था। जाकर दिखाओ ज़रा। वह उसके और करीब हुआ था, इतना कि सुबुही के बाल अब उसके चेहरे को छू रहे थे। अचानक मौसम बदल गया था। मैं रो दूँगी अगर तुम गुस्से में बोले, उसने धमकी दी थी। अच्छा, नहीं बोलूँगा गुस्से में। प्लीज़ जाओ, प्लीज़ मत जाओ। अच्छा, नहीं जाती। वह एकदम से पीछे हटी और कुर्सी पर बैठ गई। कॉफ़ी पीने लगी, जो कि ठंडी हो गई थी। मेरे लिए नहीं लाई थी? लाई तो तुम्हारे लिए ही थी, वह हंसते हुए बताने लगी, जबकि वह दूसरी कुर्सी पर बैठने के बजाय
उसके ऐन कदमों पर बैठकर कुर्सी के बाजू पर अपना सर टिकाकर चुका था और दूसरे बाजू पर अपना हाथ रख चुका था। कुछ नहीं, उसने सर झुकाए हुए सर में हिलाया। फिर सर उठाकर उसको देखा, मुस्कुरा कर बोला, आई लव यू मैडम। उसने आंखों में मोहब्बतों का एक जहान आबाद था। आई नो दैट, उसने सर झुकाकर कहा। उसने उसके हाथ से कॉफ़ी का मग लिया और अब बची हुई कॉफ़ी पी रहा था, जबकि दूसरा हाथ उसने उसके हाथ पर रखा हुआ था। लो जी, यहाँ बैठे हैं, पूरे घर में ढूंढियाँ मची हैं, मियाँ बीवी भाग गए हैं। सिदरा और एहतशाम की अचानक एंट्री ने दोनों को बौखला दिया था। आज़म एकदम खड़ा हो गया। सिदरा, कुछ भी तो सोच समझ कर बोला करो, सुबुही ने उसको घुड़का, जबकि आज़म न सिर्फ सिचुएशन के मज़े ले रहा था बल्कि सिदरा के साथ मिलकर एक तंज भी कर रहा था। कैसी बहन हो तुम, अपना घर तो बसा लिया इस छिछोरे लोफर के साथ, और भाई का ज़रा भी ख्याल नहीं तुम्हें, एहतशाम ने सिदरा को देखकर कहा था, जबकि सुबुही के दिमाग में धमाका सा हुआ था। पहले बताओ, किसने बताया तुम्हें कि मैं आज़म को छिछोरा लोफर कहती हूँ? वह दोनों आस्तीनें चढ़ाए मैदान में उतर आई थी। सिदरा मुझे फ़ोन पर बताती थी, एहतशाम ने भांडा फोड़ा। सिदरा की बच्ची, रुक, मैं तुझे बताती हूँ। वह सिदरा के पीछे भागी थी, लेकिन सिदरा के ने नीचे की दौड़ लगा दी। वह पीछे पीछे अंधाधुंध दौड़ रही थी, जबकि आज़म और एहतशाम दोनों इस सिचुएशन का मज़ा ले रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि अब किसी फ़िज़ा का गुज़र नहीं होगा। उनकी ज़िंदगी के रास्ते साफ़ और रोशन थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।